हाँ जी गाइस। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत अभी थोड़ी अजीब सी है, सो प्लीज बियर विद मी। लास्ट क्लास के लिए मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशियोज के वीडियोस भेजे थे, राइट समीक्षा? यस सर। तो कोई ऐसा जिसने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं? एक बार थम्स अप कर दो अगर सबने देख लिए हैं तो, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। ससलीन, वृंदा, परीक्षा। परीक्षा बेटा कैमरा ऑन करो प्लीज। ओके, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले जो आपके डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स तो आई होप के जो आपने वीडियो देखा होगा, तो जो पहला आपको रेशियोज कराया था, लिक्विडिटी रेशियोज, उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स जो होंगे वो आपके जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें भी शायद कवर हो गए होंगे, राइट? उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे शुरू में मैंने, आई होप वहां भी हो गए होंगे। बट इन एनी केस कुछ भी अगर डाउट अगर आपके रहते हैं, जो पहली दो रेशियोज हैं पहले उनके ले लेते हैं, एंड देन वी विल मूव अहेड। तो फर्स्ट रेशियो थे आपकी करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, फर्स्ट टू रेशियोज। तो उनके अगर कोई डाउट है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। एंड सॉरी गाइस, मैं डाउट नहीं ले पाया किसी के भी, आप लोगों ने जो मुझे भेजे थे ना ग्रुप पे, तो आई आई मीन ऑन व्हाट्सएप। सॉरी, थोड़ा सा अभी आई थिंक एक आध दिन थोड़ा हो सकता है ऐसे ही निकलेगा। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं डाउट्स आपके जितने जल्दी ले सकूं उस पे। तो प्लीज मुझे दोबारा भेजना पड़ेगा आप लोगों को, डाउट जो डाउट्स आपने व्हाट्सएप पे भेजे थे प्लीज एक बार दोबारा भेज देना, ठीक है? जो अभी नहीं सॉल्व होंगे तो ठीक है। वैसे लेट्स ट्राई कि अभी सॉल्व हो जाए, ठीक है? अगर कोई डाउट ऐसे हैं जो इस चैप्टर के नहीं है या फिर कुछ रह जाएंगे तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे दोबारा भेज देना, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 to 11 बेटा, अगर आपके कोई डाउट नहीं है तो प्लीज थम्स अप कर दो, और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 1 to 11, एंड प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन रखो बेटा। परीक्षा एंड शगुन, प्लीज कैमरा ऑन कर लो बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में कोई डाउट है बेटा आपको? क्वेश्चन नंबर 1 to 11। प्रत्युष, सॉरी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में कोई डाउट है? No, प्लीज sir. अपना ओके कैमरा ऑन कर लो बेटा, आई कांट सी यू। ओके देन लेट्स मूव अहेड। हाँ बेटा। नहीं, अभी मैं बस फोन से ज्वाइन किया है मीटिंग क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं बस 2 मिनट ओके, में कैमरा कोई ऑन बात कर नहीं, दूं। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 18 तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन 12 से लेके 18 तक। ओके, आई कैन सी वृंदास हैंड। ओके, अच्छा लग रहा है, बड़े सारे डाउट्स आने शुरू हो गए। वृंदा, सशलीन, अवनी, परीक्षा, गुड। समीक्षा एंड प्रत्युष, आपका क्वेश्चन 12 से 18 में कोई डाउट? नो नो कोई सर। सर। डाउट नहीं है? ओके। हाँ जी, सो वृंदा आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में? 14 में बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर आंसर नहीं आ रहा मेरा। आंसर नहीं आ रहा? ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी करके दिखा देता हूँ। देखिए भाई जरा क्वेश्चन क्या कहता है। आपके साथ स्क्रीन शेयर है? नो सर। तो जरा स्क्रीन शेयर करते हैं पहले। हाँ जी। अ फर्म हैड करंट एसेट्स, मैं लिख रहा हूँ करंट एसेट्स इज इक्वल टू कितने हैं? 5 लाख, ठीक है? एंड इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख एंड द रेशियो बिकेम 2:1। पहले इसका मतलब समझ में आया? एक फर्म के पास करंट एसेट थे
5 लाख। ये नहीं बताया कि करंट लायबिलिटी क्या थी, ये हमें नहीं पता। ठीक है, फिर उसने बोला है इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख, 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे कर दी। ठीक है, एंड द करंट रेशियो बिकेम, फिर बताया हुआ करंट रेशियो क्या हो गई, 2:1। तो अपने पास है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये करंट रेशियो भी नहीं है, ये नहीं पता अपने को। देखो सिचुएशन समझ आ रही है, पहले ये देखो। सो दिस इज बिफोर पेमेंट एंड दिस इज आफ्टर पेमेंट। देखो जरा, पहले इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास करंट एसेट्स थे 5 लाख, उसमें से हमने कुछ 1 लाख की करंट लायबिलिटीज पे कर दी एंड दी करंट रेशियो बिकेम 2:1। अब 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे करी तो मेरा करंट एसेट कितना रह गया होगा, करंट लायबिलिटी भी कम हुई होगी और करंट एसेट यानी कैश भी तो कम हुआ होगा। 4 लाख का। ये समझ आया? तो अब मैं ये निकाल सकता हूँ यहाँ पे करंट लायबिलिटी। क्लियर है वृंदा? ठीक है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा करंट रेशियो के हिसाब से, फॉर्मूले में डाल के देख लो भाई। 3 लाख आ जाएगा। इज इक्वल टू 2/1 विच इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, यानी कि 2/1 इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन में करंट लायबिलिटी। कितना आ गया करंट लायबिलिटी? 2 लाख। 2 लाख। इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 लाख अपॉन में 2 लाख, सॉरी 4 लाख अपॉन में 2 विच इज 2 लाख। ठीक है, तो ये 2 लाख है। अब अगर ये पे करने के बाद 2 लाख है तो पे करने से पहले कितनी रही होगी? 3 लाख। 3 लाख। 1 लाख प्लस कर देंगे वापस, तो ये 3 लाख, तो अब ये तो आ ही जाएगा 5 लाख अपॉन में 3 लाख। कितना आ गया बताओ? बोलो वृंदा। तो इसको डिवाइड करना है। हाँ बेटा, डिवाइड ही करना है। तो 1.6:1। 1.6 6:1। 1। ठीक है, यही आएगा पक्का? सर हाँ, डिवाइड करके यही आ रहा है। 1.6 पूरा आ रहा है और भी कुछ आएगा? नहीं, वो 1.666 चलता रहा। तो बेटा 1.67 बोलो ना, फिर 2 डेसिमल प्लेसेस से लिखना होता है। ठीक है, और पूछो वृंदा, और क्या डाउट है? बस सर अभी यही है। क्वेश्चन 18 तक यही है। क्वेश्चन 15 सारा समझ में आ गया? ओके, यस सस्टीन सर। आप बताओ बेटा। सर 15th का एच पार्ट। 15 का एच पार्ट। और 15 वाला जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, जिस टाइप का 15 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वही होते हैं, तो इसलिए उनको ध्यान से करना है। कैसे करना है, मैं वैसे तो आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो में देखा नेक्स्ट वाली में जो भेजा था मैंने वीडियो में, उसमें समझ में आया था क्या बताया मैंने, बट मैं को दोबारा कोशिश करता हूँ आपको ये वाली चीज डिटेल में समझाने की। क्वेश्चन कह रहा है करंट रेशियो क्या है हमारी, पहले हमेशा फॉर्मूला लिखा करो, 2:1। दिस इज व्हाट वी हैव बीन गिवन, राइट? क्लियर हो क्या? फिर कह रहा है बताओ बढ़ेगा कम होगा या कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कौन से वाला बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलना। सर एच पार्ट। एच पार्ट। अब देखो, आपको अगर याद हो तो हम इसमें अज्यूम कर लेते थे ये 2 लाख अपॉन में 1 लाख होगा। ठीक है, अब एच पार्ट क्या कहता है, एच पार्ट को समझते हैं जरा। एच पार्ट कह रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो आप, बुक वैल्यू है 50,000 की 45,000 में, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपका इफेक्ट क्या आएगा बेटा? इफेक्ट सोचो, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? सर फिक्स्ड एसेट कम हो रहे हैं और डेटर्स बढ़ रहे हैं। फिक्स्ड एसेट कम हो रहे हैं, डेटर्स क्यों बढ़ेंगे? सर कैश में हुआ है तो लिखा नहीं है। अच्छा वो भी नहीं लिखा तो कैश होगा। तो नॉर्मली तो कैश ही मानते हैं ना बेटा, यस सर, नाम में लिखा। तो कैश बढ़ रहा है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट कितने से कम हो रहा है बताओ?
सर 50,000, और कैश कितने से बढ़ रहा है? 45,000। तो 5,000 कहाँ जाएगा? सर ये याद नहीं आ रहा, फायदा है नुकसान? ये नुकसान। तो लॉस हो गया। लॉस कितने का है? 5,000। 5,000 का। तो कोई भी अल्टीमेटली फायदा या नुकसान होता है, अगर हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो वो कहाँ जाता है? P&L। P&L में। और P&L के बाद अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ होके आएगा? P&L का जो भी बैलेंस बचेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो कहाँ जाएगा? सर बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में। हाँ, ये होता था कहाँ पे? पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप सोल में। प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बचता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कहाँ जाता है? कौन बताएगा मुझे? वृंदा? सर रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड। रिजर्व एंड सरप्लस। आपकी दो हेडिंग्स होती है ना शेयर होल्डर फंड में, एक तो शेयर कैपिटल, तो वहां नहीं जाएगा, कैपिटल में नहीं जाता। दूसरी क्या होती है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो सरप्लस है वो यही तो है, सरप्लस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो वहीं आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली तो जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ हमारा इसमें, वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं बोल सकता हूँ ये कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। और क्योंकि ये लॉस है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस को कम कर देगा। आर यू विद मी? अब हम वापस आते हैं, अपना फोकस करते हैं। फोकस किस पे करते हैं? कि हमें चेक करना है कि करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अब फिक्स्ड एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट कब हो रहे हैं, कहाँ जा रहा है? नॉन करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट कब हो रहे हैं? कैश बढ़ रहा है। कैश क्या है? करंट एसेट। और रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? शेयर होल्डर फंड। मैंने सबकी क्या क्या कर दिया, हेडिंग लिख दी। ठीक है, तो इम्पैक्ट अगर आप देखोगे, नॉन करंट एसेट कम हो रहे हैं, करंट एसेट बढ़ रहे हैं, और शेयर होल्डर फंड कम हो रहा है। आर यू विद मी? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग। कि सबसे पहले सिंपल सा देखो, जैसे आप देखते थे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। फिर देखो वो किस हेडिंग सब हेडिंग को बिलोंग करता है। और अगला स्टेप क्या है? आपको रेशियो कौन सी चेक करनी है? करंट रेशियो। करंट रेशियो में क्या है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो सिर्फ करंट एसेट वाला ये इम्पैक्ट हम कंसीडर करेंगे, यानी कि 45,000 से करंट एसेट बढ़ रहे हैं और कहीं इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आर यू विद मी? तो अब रेशियो निकाल लो, कितना आएगा? 2,45,000 अपॉन में 1 लाख, यानी कि 2.45:1। यानी आंसर क्या हुआ? इम्प्रूव। वेरी गुड, इम्प्रूव। क्लियर हो गया? पहले थी 2:1, अब 2.45:1। क्लियर? इसी तरह से अगले वाला होगा। अगले वाले में प्रॉफिट है लॉस की जगह, पर इम्पैक्ट तो यही 3 जगह जाएगा। तो हमारे लिए तो क्या होगा? करंट एसेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां भी इम्प्रूव ही आएगा। हाँ जी अवनी, बोलो बेटा। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है। 14 तो अभी अभी मैंने करके दिखाया था। हाँ, तो उसमें सर हमने -1 लाख की थी। क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा था कि इट पेड करंट लायबिलिटी। अगर मैंने करंट लायबिलिटी पे करी है तो कैसे पे करी होगी? सपोज करो मैंने क्रेडिटर्स को पे किया। करंट लायबिलिटी का एग्जांपल ले लो, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर को पे करूंगा तो अल्टीमेटली होगा क्या? कैसे पे करूंगा? कैश में पे करूंगा ना, या चेक के थ्रू पे करूंगा? तो मेरा करंट हाँ। एसेट भी तो कम होगा। हाँ, तो क्वेश्चन चाहे बोल सिर्फ करंट लायबिलिटी के लिए रहा है कि मैंने करंट लायबिलिटी पे करी, लेकिन अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट तो मेरा करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों पे आएगा ना, दोनों ही कम होंगे। हाँ, ठीक। ठीक है, और बताओ और कौन सा क्वेश्चन? ये और कोई क्वेश्चन? ओके, सो आप लोगों को 12th क्वेश्चन समझ में आ गया था? पहली बार में हो सकता है एकदम से नहीं समझ आया, बट आई होप मैंने ये डिस्कस किया होगा वीडियो में। किया था मैंने 12th क्वेश्चन, आई थिंक। इसको एक्स लेके करना है किस तरीके से। ओके, सो गाइस क्वेश्चन 18 तक
मुझे एक बार क्लियर करो दोबारा से, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। स्निग्धा, आप लोग, आपने शायद बाद में ज्वाइन किया है। क्वेश्चन 18 तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, वरना आई कैन मूव अहेड। जस्ट गिव मी ए थम्स अप अगर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन 18 तक। परीक्षा, आपका डाउट क्लियर हो गया? आपने हैंड रेज किया था पहले, कौन सा क्वेश्चन में डाउट था? सर एफ पार्ट में एफ पार्ट में क्लियर हो गया? क्या दिक्कत आ रही थी? हो गया सर। एफ में क्या दिक्कत आ रहा था बेटा? सर सेल मिस्टेक कर रही हुई थी, प्लस की जगह माइनस कर दिया था तो आंसर मैच नहीं हो रहा था। ओके, मैं एक चीज ये एफ वाले पे दोबारा से आ जाता हूँ। इसमें लिखा क्या है? बिल डिसेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। ठीक है, बिल डिसेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। अब इसके लिए अगेन आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए, अगर डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री क्या होती है, या उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो 11th में मैंने आप लोगों को कराया था ये, इसको करे हुए बहुत टाइम हो गया है। तो तनीषा, याद है क्या तरीका बताया था बिल डिसेबल डिसऑनर्ड का, एंट्री बनाने का? डेटर डेबिट टू क्रेडिटर। हाँ, इसमें था डेटर डेबिट टू क्रेडिटर, बट अदरवाइज बेसिक रूल क्या सिखाया था कि जब भी बिल रिसेबल क्या बोलते हैं डिसऑनर होगा, तो डेटर तो हमेशा डेबिट होगा। कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, डेटर हमेशा डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? अगर हमारे पास बिल है तो बीआर क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने डिस्काउंट करा लिया था तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने एंडोर्स करा था तो क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी बिल जिसके पास है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो डेटर हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट कौन होता है? जिसके पास बिल होता है। क्लियर हुआ? ये रूल सिखाया था आपको। तो इस केस में आपका क्या बना? डेटर डेबिट टू क्रेडिटर। यानी मैं ये बोल सकता हूँ डेटर बढ़ रहे हैं और क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं। आर यू विद मी? यानी करंट एसेट भी बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो अब कर लोगे आगे। देखो, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के ना 15th क्वेश्चन की तरह, जितने भी क्वेश्चन है ऐसे, वो सारे इसी तरीके से होंगे। सबसे पहले आप रेशियो रेशियो जरूर लिखना, उसका फॉर्मूला जरूर लिखना, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि मुझे फोकस किस पे करना है। जैसे ही मैंने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, देन आई नो कि मुझे फोकस किस पे करना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे। बाकी चाहे कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ना, मुझे उसे कंसीडर ही नहीं करना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19 से लेके 30 तक बताओ बेटा, कोई डाउट है? हाँ समीक्षा। सर क्वेश्चन 28 का बी पार्ट का आंसर मैच नहीं हो रहा। देख लेते हैं क्वेश्चन 28। क्विक रेशियो, लो भाई, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1/1। स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। बी पार्ट है डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। डिबेंचर्स वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। बताओगे जरा क्या होगा इसका इफेक्ट, क्या होगा? एंड क्विक रेशियो लिखते हैं जरा, क्या होती है क्विक रेशियो? क्या होती है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर हाँ जी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना? अरे बता तो सही पहले, इफेक्ट होता क्या है इस ट्रांजेक्शन का? क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? सर इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहे हैं और डिबेंचर कम हो रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन एक एक करेंट एक एक एसेट। करके चलते, एक एक करके। ये होगा, इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं, डिबेंचर कम हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब इक्विटी शेयर किस में आता है? शेयर होल्डर फंड में, तो शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा है। डिबेंचर किस में आता है? नॉन करंट लायबिलिटी में। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अब मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अगर आप अपनी बैलेंस शीट निकालोगे, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको मैंने बताया होगा कि जब आपकी कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, ठीक है, जब उसका आखिरी ईयर होता है, जब लास्ट ईयर होता है, जब वो रिडीम होने वाली होती है, तो हम उसे रिक्लासिफाई कर देते हैं लॉन्ग टर्म में से करंट लायबिलिटी में। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को दिखता है, यहाँ दिखाऊँ आपको। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ट्राई एंड सी। इसी में होगा शायद।
आप नहीं तो अपने नोट्स निकालो, आपको मैंने भेजे हुए हैं जो फर्स्ट चैप्टर के। ये वाला पॉइंट देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा? क्या लिखा है समीक्षा, पढ़ के बताओ जरा। A part of long-term borrowing may become due within 12 months of balance sheet date or within operating cycle. It is shown under other current liabilities as current maturity of long-term debt. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपकी, जैसे मान लो मैंने डिबेंचर इशू किए थे 5 साल के लिए, तो जब डिबेंचर इशू किए तब तो वो लॉन्ग टर्म है, अभी तो 5 साल पड़े हैं भाई। फिर अगले साल 4 साल रह गए, फिर 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल रह जाएगा या उससे कम रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पीरियड आएगा आखिरी साल में जब आपका पेमेंट के लिए सिर्फ 1 साल या उससे कम रह जाएगा। तो ऐसे केस में आप उसको डिबेंचर्स को, जो पहले आप कहाँ दिखा रहे थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में यानी नॉन करंट लाइबिलिटी में, उसको रिक्लासिफाई कर दोगे, उसे करंट लाइबिलिटी में दिखाओगे। किस हेडिंग में? अदर करंट लाइबिलिटी। और क्या लिखोगे उसके लिए, हेडिंग क्या डालोगे उसकी, फर्दर सब हेडिंग क्या होगी? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ करंट लाइबिलिटी होगा कहीं यहाँ पे। देखो अदर करंट लाइबिलिटी में ये लिखा हुआ है, आई थिंक ये डिस्कस करना रह गया शायद। ये देखो ये दिख रहा है, अदर करंट लाइबिलिटी में करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मिला समीक्षा? तो इसका मतलब क्या है, ये रिक्लासिफाई होके आ रहा है, जो आपका पहले लॉन्ग टर्म में था अब इस साल वो शॉर्ट टर्म में आ गया, क्योंकि अब ये 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रीपे होने वाला है। सो नाउ इट हैज बिकम करंट लाइबिलिटी। समझ आई मेरी बात? अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा तो नहीं है कि डिबेंचर हमारे ड्यू हो गए थे, ठीक है, लिखा नहीं है, तो हम ये कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहे हैं कि ये ड्यू हुए होंगे, तभी तो हमने इनको कन्वर्ट करा इक्विटी शेयर्स में। तो आप ऐसे केस में अगर ऐसा सवाल आता है ना, इट इज बेटर टू राइट योर अजम्पशन। आइडियली क्वेश्चन में देना चाहिए कि डिबेंचर्स, ऐसे लिखा होना चाहिए, डिबेंचर्स व्हिच वर ड्यू फॉर रिडम्पशन वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ताकि क्लियर हो जाए। समझ आया सबको? ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा जो मैंने समझाया अभी? तो ऐसे केस में जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी वो क्या बन गई होगी? करंट लाइबिलिटी। तो वापस आते हैं सर अपने पॉइंट पे। तो ये अज्यूम कर लेते हैं दैट इट हैज बीन रिक्लासिफाइड, ठीक है। तो आप अपने केस में ये नोट डाल देना अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो, इट इज बेटर, क्योंकि ये ना ये दिक्कत है, कई जगह ये लोग अज्यूम कर लेते हैं, कई जगह नहीं कर रहे होते, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट अ नोट और उसमें क्लियर कर दो कि भाई मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, अगर कुछ और आपने अज्यूम किया है तो डू लेट मी नो। तो हाँ जी, तो यानी इस केस में फिर ये डिबेंचर क्या हो जाएगा बेटा समीक्षा? Current liability. करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, अब करके देखो, करंट लाइबिलिटी कम होगी यानी डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। Yes, sir, decrease. इंक्रीज होगी बेटा, डिक्रीज कैसे होगी? डिनोमिनेटर कम हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डिनोमिनेटर कम होगा, न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा। 1 लाख अपॉन में 1 लाख माइनस 20,000 नीचे कर दो तो 1 लाख अपॉन में 80 हो गया, ठीक है। हाँ जी वृंदा बताओ बेटा। सर AC 28 का फर्स्ट भी नहीं समझ आया मुझे। फर्स्ट वाला क्या है? इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल वाज बिल पेबल, यानी ट्रेड पेबल, ये तो पता ही है, ट्रेड पेबल के अंदर भी बिल पेबल होगा 3,000 का, विच वाज नॉट मेट ऑन मैच्योरिटी। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इसको मैच्योरिटी के टाइम पे पे नहीं किया। तो क्या होगा इसके दो Sir, इफेक्ट? yeah, which सॉरी was विच met वाज, on विच वाज नॉट नहीं maturity. लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। विच वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, यानी जब उसका टाइम आया तो वो उसको हमने पे कर दिया। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे?
कैश भी कम होगा और लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी मत बोल, पूरा बोला कर, कौन सी वाली लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी। और पहले जब आप बात कर रहे हो इस तरह से, तो फिर ऐसे क्या करो सर, बिल्स पेबल कम होगा और कैश कम होगा, फिर उसके बाद दोनों को डिफाइन करो। बिल्स पेबल क्या है, करंट लाइबिलिटी, और कैश क्या है, करंट एसेट। तो दोनों कम हो रहे हैं, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। और क्योंकि रेशियो 1:1 थी, तो दोनों सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं, तो इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 38 तक कोई और डाउट गाइस? वृंदा आपका और भी डाउट है? यस सर। सर हाँ बेटा। 27th का ई पार्ट। ई पार्ट 27 लिखते हैं पहले भाई। क्वेश्चन 27 क्या रेशियो है जिसकी बात हो रही है? लिक्विडिटी रेशियो, यानी यही हो गई, क्विक रेशियो ही हो गई एक तरह से ना, नाम ही तो अलग है। हाँ जी, ई पार्ट कहाँ गई? 2:1 दे रखा है, और ई पार्ट है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। क्या होगा बेटा? कैश बढ़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल कम होगा। कैश क्या है? करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ रहा है, और ट्रेड रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट। तो एक तरफ से करंट एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से करंट एसेट कम हो रहा है, क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज। मान लेते हैं 2 लाख है, ये 1 लाख है, और 20,000 रुपए मान लेते हैं ये जो ट्रांजेक्शन है। तो 20,000 करंट एसेट बढ़ रहा है, और 20,000 से करंट एसेट, करंट एसेट की जगह हमें ये देखना पड़ेगा क्विक एसेट है कि नहीं। सॉरी, माय मिस्टेक, क्योंकि अपन यहाँ पे क्विक रेशियो निकाल रहे हैं। तो कैश भी क्विक एसेट के अंदर आता है, और ट्रेड रिसीवेबल भी क्विक एसेट के अंदर आता है, क्योंकि क्विक एसेट देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमें फर्दर समझना पड़ेगा कि क्विक एसेट है। क्लियर हो गया विंदा? हो जाएगा? हाँ जी, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक बताओ पहले, कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन 31 से 35 तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर कोई डाउट नहीं है तो देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी, हाँ, किसी का डाउट नहीं है? आई थॉट परीक्षा का है, मेरे को लगा था मैंने किसी का हैंड देखा। हाँ जी, सर 33 में टोटल डेट और टोटल एसेट्स इक्वल क्यों नहीं है? वो शेयर होल्डर फंड ऐड होगा इसलिए। ओके। हाँ जी, बिल्कुल, आपने अपने आप ही जवाब दे दिया। देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये मैंने सेकंड वीडियो में बताया होगा, आई मीन जो सेकंड क्लास की वीडियो भेजी थी उसमें बताया होगा, जो वीडियोस भेजी थी है ना, उसमें आया होगा टोटल डेट क्या है। 2 आए होंगे, एक टोटल डेट था, और एक और बताया होगा। दूसरा क्या बताया था पता है, याद है मनीषा? कैपिटल एम्प्लॉयड बताया होगा। देखो भाई, आपके दिमाग में बैलेंस शीट की पिक्चर कुछ ऐसी सी होनी चाहिए। समझ आ रहा है मैंने क्या करा है? नॉन करंट एसेट, करंट, सॉरी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। बीच में एक और आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, एक और हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट में। मैंने बताया था, आपके कोर्स में नहीं है तो यहाँ जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर की 2 चीजें ऐड करता हूं, तो मेरे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कि कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, शेयर होल्डर फंड का जो पैसा है वो, और नॉन करंट लाइबिलिटी है जो वो। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। और नीचे की 2 चीजें ऐड करता हूं तो ये आता है टोटल डेट। परीक्षा समझ में आया? तो टोटल डेट और टोटल एसेट्स बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर शेयर होल्डर फंड इंक्लूडेड नहीं है। टोटल डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। तो इससे पता चल रहा है 4 लाख रुपए क्या है? शेयर होल्डर फंड। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 तक कोई और डाउट? चले आगे। ओके, 36 से लेके 43 तक बताओ बेटा, कोई डाउट? 33 से लेके 46 तक, 43 तक सर, 36 से 43 तक। हाँ जी गाइस, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे हैंड रेस करके बताओ। हाँ वृंदा बोलो बेटा। सर क्वेश्चन 40 का आंसर मैच नहीं हुआ मेरा। ओके,
निकाल के देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या होती थी भाई, जरा फॉर्मूला बताओ। डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, इसको रिफाइन करो, डेट क्या है और इक्विटी क्या है। डेट लॉन्ग टर्म डेट होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट की जगह मैं नॉन करंट लाइबिलिटी भी लिख सकता हूँ, एम आई राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, तो ये किसका पार्ट हो गया, जहां पे हमने बनाए रखा है, इसको फायदा उठाते हैं। एसेट्स। 8,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस हो जाता है। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, ये इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद करंट एसेट्स, वो नीचे आ गए भाई, ये तो पूरे के पूरे दे रखे हैं तो सीधा आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ। करंट लाइबिलिटीज, ये भी पूरी दे रखी है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ। 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये किस में आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी में। देखो समझ में आ रहा है फायदा क्या होता अगर ये चीज बना रखी है मैंने, कितनी जल्दी जल्दी आगे समझ में जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ, बस किस हेडिंग या किस सब हेडिंग में आएगा तो काम खत्म। जरा बताओ टोटल कितना आ रहा है, 840 में से 140 गया तो ये आया 7 लाख 5 6 7 7,70,000 राइट। 7 और 5 12, 1120 आएगा, चेक करना बेटा। अच्छा, आपको ऐसे माइनस करना आता है बाय द वे, कि इसमें से अब मैं माइनस कैसे करूँ, आता है। पहले हमें नहीं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, टोटल करते हैं 560 प्लस 280, फिर उसमें से 1120 में से वो माइनस करते हैं, उसको अलग से वर्किंग में करना पड़ेगा। इसकी जगह डायरेक्ट करके दिखाऊं, ये तो दिख ही रहा है आपको। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 और 6 और 8 कितना हो गया, 14। 14 में क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए, क्या ऐड करूं बिंदा, 8। 8। तो यहाँ 8 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 14 और 8 22 का 2, 2 कैरी, 5 6 7 8 9, 9 हो गया तो यहाँ कितना आएगा, 2। आई बात समझ में, 9 में 2 ऐड करूंगा तो 11 बनेगा ना। तो आप एक तरह से ऐड करते चले जाते हो कि क्या ऐड करूं कि जो नीचे वाली फिगर है वो आ जाए। आई नो इट्स नॉट इजी, एकदम से आदत नहीं होती, पर ये एक तरीका है, बिना अलग से आप पहले ऐड करो फिर उसमें से माइनस करके देखो, उसकी जगह शॉर्टकट हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें आप सीख सकते हो। हाँ जी, अब निकाल लोगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज 560 और शेयर होल्डर फंड इज 280, 2:1। तेरा क्या आ रहा था, क्या गलती करी थी। सर मैं तो पता नहीं क्या कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वे प्लस कर दिया, पता नहीं क्या कर रखा है मैंने। तो बेटा तो आंसर देख के समझ में आएगा ना क्या कर रखा है, क्या गलतियां करी है उसको समझिए, ऐसे नहीं करके पता नहीं क्या कर दिया, फिर वही गड़बड़ होगी नहीं तो दोबारा। ये देख कि तूने जो करा उसमें क्या सोचा था, तेरा अप्रोच कहाँ गलत हुआ। तूने ये नहीं बनाया होगा जो मैंने अभी बना रखा है। नहीं मैंने ये नहीं करा, मैंने ना शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस पहले टोटल जो मैं डेट पूछ रहा रखा। हूँ वो बताओ, नहीं नहीं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, क्या आपने ये बनाया था। नो सर। तो वही स्टेप गलत हो गया ना, आप देख रहे हो। जब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बनाने से आपका काम आसान हो जाता है, वो इसीलिए बोलता हूँ। आप ये आइडेंटिफाई किया करो किस टाइप का क्वेश्चन है। 4 तरह के क्वेश्चन बताया मैंने आपको। जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे बाकी सारी चीजें दे रखी है, निकालना है नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, दे रखा है कुछ और। तो ऐसे में बेटर क्या है कि आप पहले ये बना लो, यहां से इजीली आपको ब्रेकअप मिल जाएगा। ठीक है, और बताओ वृंदा, और कोई डाउट। हाँ जी परीक्षा। परीक्षा कह सर रही मेरे से 41 का अनम्यूट नहीं हो 3, रहा।
41 का 3, 41 का 3। चलो 41 का 3 देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ जी, 41 कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो, यानी वही नॉन करंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है, इस 2, यानी 2/1 हो गया एक तरह से। थर्ड कह रहा है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ 13% डिबेंचर्स वर्थ ₹10,000। तो क्या हो रहा है बताओ, प्रेफरेंस शेयर बढ़ रहे हैं और डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, जरा बताओगे आगे। शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कम हो रही है। वही सेम बेटा, वही प्रॉब्लम। करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड बढ़ रहे हैं और करंट लायबिलिटी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे। यहाँ भी वही सेम अजम्पशन कि अगर डिवेंचर रिडीम होने के टाइम पे आप कर